नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं अंग्रेजी साहित्य का इतिहास बहुत ही आसान भाषा में हिंदी मीडियम में पढ़ाने जा रहा हूं। इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कि आपको एज ए कहानी के रूप में ये सारा अंग्रेजी साहित्य का जो इतिहास है आपके माइंड में फिट हो जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम में लाइक एनटीए नेट एग्जामिनेशन, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सी टेट या एस टेट जैसे किसी भी एग्जाम में इस इंग्लिश लिटरेचर की मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। बस आप इसको पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, देख लीजिए और माइंड में बैठा लीजिए। फिर आप देखिएगा कि हाँ, आप किसी भी एग्जाम में किस प्रकार चुटकियों में आप क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अंग्रेजी साहित्य का इतिहास एक कहानी। बहुत समय पहले जब दुनिया में किताबें हाथ से लिखी जाती थी और छपाई का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इंग्लैंड में साहित्य की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय 450 से 1066 एडी को ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता था। लोग उस समय छपाई का आविष्कार नहीं हुआ था, फिर भी लोग हाथों से लिखते थे। और उस समय किस प्रकार की कहानियां लिखी जाती थी? तो वीर गाथाएं लिखी जाती थी। एक बार की बात है, इंग्लैंड में एक एंग्लो सैक्सन जनजातियां रहती थी। वे बहादुर योद्धा थे और उनकी वीर गाथाएं पूरे देश में प्रसिद्ध थी। उन्हीं में से एक महाकाव्य था बी वुल्फ, जो एक महान योद्धा की कहानी थी जिसने भयानक दानव ग्रेंडेल को हराया था। अब आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि बीवुल्फ में दानव का क्या नाम था? तो ग्रेंडल था। लेकिन 1066 में नॉर्मन आक्रमण हुआ और इंग्लैंड पर विलियम द कॉन्करर का शासन आ गया। इंग्लैंड पर विलियम द कॉन्करर का शासन आ गया। अब इस पीरियड को मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। तो 1066 से 1500 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको बोला जाता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। और 450 से 1066 एडी तक की जो है उसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ फ्रेंच और लैटिन का भी प्रभाव बढ़ना शुरू हो चुका था। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ किन अन्य भाषाओं का प्रभाव बढ़ने लगा था। तो आपको फ्रेंच और लैटिन माइंड में रखना है, उसी को टिक आउट करना है। चांसलर अंग्रेजी का पिता। इस दौर में एक लेखक हुए जॉफ्रे चाउसर, जिन्हें अंग्रेजी कविता का पिता कहा जाता है। उन्होंने द कैंटरबरी टेल्स लिखी, जिसमें अलग अलग वर्गों के लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हुए कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां मजेदार भी थी और समाज की सच्चाई को दर्शाती थी। ये कहानियां जो भी थी समाज की बुराइयों पर, अच्छाइयों पर एक व्यंग्यात्मक थी। उस समय समाज में क्या घटनाएं घट रही थी, कैसे लोग धन के लालच में या प्यार के लालच में किस प्रकार धोखाधड़ी करते थे, वो तमाम तरह की बुराइयों को इसमें लिखा गया है, यानी कहानी के माध्यम से बताया गया है। अब आता है रंगमंच का स्वर्णिम युग, एलिजाबेथन एज। 1558 से 1603 ईस्वी का बीच का जो पीरियड है उसे एलिजाबेथन एज कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि एलिजाबेथन बेड का एग्जैक्ट पीरियड क्या है। तो आपको याद रखना है 1558 टू 1603। अब समय आया अंग्रेजी साहित्य के स्वर्णिम युग का। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में अंग्रेजी नाटक और कविता ने अपनी ऊंचाइयों को छू लिया। अंग्रेजी नाटक और कविता, नाटक मीन्स प्ले और कविता मीन्स पोएट्री, ये दोनों ही उस एलिजाबेथन एज में फले फूले। इस समय सबसे महान नाटककार हुए विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट जैसी बहुत सारी अमर रचनाएं दी। शेक्सपियर के अलावा उस समय थे क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्होंने डॉक्टर फॉस्टस लिखी थी, वो भी काफी प्रसिद्ध हुए। तो कई बार क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पररी कौन थे, तो उसमें आपको याद रखना है क्रिस्टोफर मार्लो।
पुराने नियमों को तोड़ने वाले कवि 17वीं सदी में मेटाफिजिकल पोएट्स एंड प्यूरिटन एज हो गया। अब प्यूरिटन एज और मेटाफिजिकल एज में क्या होने लगा? अब साहित्य में गहराई और तर्क आने लगा। जॉन डॉर और उनकी साथियों को मेटाफिजिकल पोएट्स कहा गया क्योंकि वे प्रेम और दर्शन का अलग अलग ढंग से देख रहे थे। इसके बाद जॉन मिल्टन आए, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखकर ईसाई धर्म की महाकाव्यात्मक कहानी प्रस्तुत की। अब क्या हुआ कि एलिजाबेथन एज में तो नाटक हुआ करते थे, हैमलेट, मैकबेथ जैसे, मगर मेटाफिजिकल पोएट्स में सुपर नेचुरल, जैसे प्रकृति से जोड़कर कहानियां लिखे जाने लगी, किताबें लिखी जाने लगी। जैसे जॉन डॉन ने लिखा मेटाफिजिकल पोएट्री, फिर जॉन मिल्टन आए, पैराडाइज लॉस्ट लॉस्ट लिख दिए। ये सब क्या है? सुपर नेचुरल एलिमेंट है। सुपर नेचुरल एलिमेंट का मतलब कि गॉड और मनुष्य दोनों को मिलकर जो कंसेप्ट होता है उसे सुपर नेचुरल कहा गया है। सुपर नेचुरल मतलब सुपर पावर, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमसे, मनुष्यों से सुपर हो, उसे सुपर नेचुरल एलिमेंट कहा जाता है। अब आता है 18वीं शताब्दी का दौर, जिसे एज ऑफ रीजन एंड न्यू क्लासिकल एज कहा गया। एज ऑफ रीजन और न्यू क्लासिकल एज क्यों कहा गया? अब साहित्य में शिष्टा और अनुशासन का दौर आया। अलेक्जेंडर पोप और जोनाथन स्विफ्ट जैसे लेखकों ने समाज पर व्यंग किया। स्विफ्ट की गुलिवर स्ट्रेवर सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं, बल्कि ये समाज की बुराइयों पर गहरा व्यंग भी था। उसके बाद आता है रोमांटिक दौर, प्रकृति और भावनाओं की ओर वापसी आ जाता है। 1798 से 1837 के बीच का जो पीरियड है उसे बोला जाता है क्या? उसे बोला जाता है रोमांटिक एज। जब दुनिया मशीनों की ओर बढ़ रही थी तो कुछ कवियों ने प्रकृति और भावनाओं को प्राथमिकता दी। इस दौर में विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, जॉन कीट्स और पीवी शेली आए, जिन्होंने खूबसूरत कविताएं लिखी। वर्ड्सवर्थ ने कहा, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफुल फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो अब आपको क्वेश्चन आ जाएंगे कि पहचान कीजिए कि कौन से कवि, कौन से राइटर रोमांटिक दौर से बिलोंग करते हैं, तो उसमें नाम दे देगा। तो आपको याद रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, सैमुअल एस.टी. कोलरिज है, सैमुअल टेलर कोलरिज, जॉन कीट्स है, पीबी शेली है और वर्ड्सवर्थ हैं। अब आता है विक्टोरियन एज। 1837 से 1901 का जो पीरियड है उसे विक्टोरियन एज कहा जाता है। विक्टोरियन एज को उपन्यासों की एज भी कहा जाता है, क्योंकि विक्टोरियन एज में बहुत भारी पैमाने पर उपन्यास लिखा गया। मतलब बहुत सारे राइटर आए जो बहुत सारे उपन्यास लिखे। इसमें कविता, कहानी, ड्रामा कम लिखा गया, मगर उपन्यास बहुत सारा लिखा गया। अब साहित्य में उपन्यासों का युग शुरू हुआ। चार्ल्स डिकेंस ने गरीबों की समस्याएं अपने रचनाओं में दिखाई, जैसे ओलिवर ट्विस्ट है और ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इसी दौर में चार्लोटी ब्रोंटी और इमली ब्रोंटी ने भी अद्भुत उपन्यास लिखे। चार्लोटी ब्रोंटी और इमली ब्रोंटी महिला लेखक हैं जो फेमिनिज्म और फीमेल से रिलेटेड समस्याओं को अपनी बुक्स में, अपनी उपन्यासों में लिखती हैं। आधुनिक और उत्तर आधुनिक साहित्य, मतलब इसे बोलते हैं मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। अब साहित्य में नए प्रयोग होने लगे। टी.एस. इलियट, वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जोइस जैसे लेखकों ने पुराने धर्रे को तोड़कर नया साहित्य रचा। इसके बाद पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में कहानी कहने के तरीके और भी जटिल और प्रयोगात्मक हो गए। इस तरह अंग्रेजी साहित्य कई चरणों से गुजरा है और हर युग ने कुछ नया दिया है। अगर आप इसे एक कहानी की तरह समझेंगे तो इसे याद रखना आसान होगा। यूजीसी नेट के लिए बस आपको हर युग की मुख्य विशेषताओं और प्रमुख लेखकों को ध्यान में रखना है। इस तरह करके आपका अंग्रेजी साहित्य का इतिहास का एक संक्षिप्त परिचय हमने दे दिया। अब हम नेक्स्ट जितने अभी हमने पढ़ाया उसका कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जिससे आपको लगेगा कि आप कितनी आसानी से
उनका उत्तर दे पा रहे हैं।